ऑन कर दिया। देखिए जो हम लोग को आज नया चैप्टर शुरू करना है, हाँ इसके बाद वह ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। री प्लस प्रोडक्शन, ठीक है। लगातार नई संपत्तियों का विकास करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए सभी एनिमल्स में अलग अलग विधियां हैं और उन विधियों में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया एक मेल और एक फीमेल, दो गैमीट होंगे। थोड़ा बड़ी बनाए के मारा को बड़ा टिक नहीं रहा ना साइड आगे कर फिर पूरा बोर्ड नहीं आया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमीट होंगे, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। और दोनों गैमीट्स के जो निर्माण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में स्पर्म और ओवा के बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसको हमें पढ़ना है। स्पर्म के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा के विकास की प्रक्रिया oogenesis, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये कहाँ पर होती है? टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, दो टेस्टिस हैं, और ओवरी में oogenesis होती है। ये दो ओवरी पाई जाती हैं जो विडक्ट में अपने ओवा को रिलीज करेंगी। तो ओवरी की संख्या 2 होती है। हाँ, ओवरी दो होगी। जैसे सभी एनिमल्स में जहाँ बाइलेटरल सिमेट्री है, द्विपार्श्व सममिति का मतलब सभी अंग दो, ठीक है। आपके शरीर में बीच से आप देखेंगे दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो जितने अंग राइट साइड पर है उतने भी ऑर्गन्स लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो टेस्टिस भी दो हैं और ओवरी भी दो, ठीक। अब दोनों में अंतर क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म बनाने का काम टेस्टिस करती हैं और ओवा बनाने का काम oogenesis द्वारा ओवरी करती है, ठीक है। तो इसके आधार पर रिप्रोडक्शन में हमें दो सिस्टम पढ़ने होंगे। पहला क्या पढ़ना है हमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis पढ़ना है और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक। क्लियर हो गया? अब इन सिस्टम को पढ़ने के पहले आप ये जान लीजिए कि एनिमल्स का नेचर सब में अलग अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड्स में भी होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपके सिलेबस में है वो ह्यूमन का है, जिसका मतलब वो कैसे हैं? विविपेरस। जो यंग वंस को जन्म दें, यानी अंडे जो बनेंगे उन एनिमल से बनते हैं जिनमें प्लेसेंटा का विकास नहीं होता, ठीक है। प्लेसेंटा आपको पता हो, गर्भाशय यानी यूट्रस की एंडोमेट्रियम द्वारा ये ऐसे स्किन के द्वारा ऐसा प्लेसेंटा का विकास किया जाता है जो फीटस को, भ्रूण को ब्लड सप्लाई या पोषक पदार्थों की व्यवस्था करता है, सप्लाई करता है। तो ये प्लेसेंटा जहाँ पर
पाया जा रहा है उनमें ही विविपेरिटी पाई जाएगी। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं विविपेरस। तो मैमल्स कैसे हैं? मैमल्स तो विविपेरस हैं, और इसके पहले जितने बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिशेस, वो सब के सब कैसे हैं? ओविपेरस हैं। कुछ एक्सेप्शन है, उनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब मैमल्स में भी ओविपेरस मैमल्स का एक समूह है, उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया एक ऐसे मैमल्स का समूह है जो अंडे देते हैं। इसका मतलब प्लेसेंटा का विकास उनमें नहीं होता। अब प्लेसेंटा का विकास नहीं होता तो ऐसे में वो भोजन जो बच्चों के विकास के लिए चाहिए वो एग के अंदर ही रख देते हैं। ठीक है, योग है ना, ठीक है। और मेटाथीरिया तथा यूथीरिया में प्लेसेंटा बन जाता है। मेटाथीरिया प्लेसेंटा बनता है लेकिन कम विकसित होता है। तो यूथीरिया में ही हम लोग ह्यूमन को करते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन में भी आपने दो तरह के सिस्टम हमें बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, और दो गैमीट्स, मेल में स्पर्म बनेगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो पढ़ने हैं। तो हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स हैं मैमल्स में, उसमें से अधिकांश एनिमल्स में टेस्टिस बनते हैं। ये है आपका थोरेसिक कैविटी है, डायफ्राम है, ये है एब्डोमिनल कैविटी। तो टेस्टिस बनते तो एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन लगभग 7वें महीने के आसपास ये एब्डोमेन से नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं। ये थैली कहलाती है स्क्रोटम, तो ये नीचे आ जाते हैं। और ये एडाप्टेशन ताकि शरीर का जो टेम्परेचर है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्क्रोटम का कम होता है, और इस कम तापमान पर ही स्पर्म का निर्माण और विकास होता है। इसलिए इनको शरीर के बाहर स्क्रोटम में निकाला जाता है। और स्क्रोटम में जिन एनिमल्स में टेस्टिस रहते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोरैकिडिक एनिमल्स, और जिनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोक्रायोनिक एनिमल्स। ठीक है। तो क्रिप्टोक्रायोनिक एनिमल्स क्रिप्टोक्रायोनिक और क्रिप्टोरैकिडिक, ये दो टर्म हैं, इनको याद रखिएगा। जिनमें टेस्टिस कहाँ रहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में, वो क्रिप्टोक्रायोनिक, और जिनमें टेस्टिस स्क्रोटम में नीचे आ जाते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोरैकिडिक। तो एलिफेंट है, डॉल्फिन है, इन सब में क्या होते हैं? टेस्टिस कहाँ रहते हैं? एब्डोमेन में। एलिफेंट में स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं होते। टेस्टिस कहाँ रहते हैं? बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। यही स्थिति डॉल्फिन में है। मैमल्स की बात कर रहे हैं ना। बैट में जब ब्रीडिंग पीरियड आता है तब स्क्रोटम में टेस्टिस आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। बैट हाँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, दो टर्म याद रहेंगे आपको। और ये एडाप्टेशन क्यों है? क्योंकि देखिए एलिफेंट में टेम्परेचर से, जो बॉडी टेम्परेचर है उससे टेस्टिस को कम तापमान में रखने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसलिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर टेस्टिस रह जाते हैं और स्पर्म बन जाते हैं। लेकिन बाकी में क्या है कि बाहर इसलिए स्क्रोटम में रखा गया ताकि बॉडी का टेम्परेचर का असर इन पर ना हो। अब इसके बाद एक चीज़ और समझिएगा। स्क्रोटम में ऊपर ये है बॉडी कैविटी में एक इंग्विनल कैनाल है। ठीक है। इंग्विनल कैनाल ये वो कैनाल है जिससे होकर के टेस्टिस पहले नीचे, ये है टेस्टिस,
और ये डक्ट आती है इसी इंग्विनल कैनाल से होकर के वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, ये ऊपर की ओर चली जाती है। ठीक है, मतलब कनेक्शन तो देखिए पूरा पूरा एब्डोमिनल कैविटी से ही रहेगा। ठीक है? ये वास्ट डिफरेंस द्वारा टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उनको हम एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर भेज देते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये व्यवस्था है कि लूप बना करके यहाँ पर बाद में इसका रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, ये क्या है स्ट्रक्चर? इंग्विनल कैनाल। कोई ना। मच्छर नाल। क्या हो गया? मच्छर नाल कहते हैं इंग्विनल कैनाल। अब इसकी हिंदी ना पढ़िए तो अच्छा है, पढ़ा था मैंने मच्छर ना पढ़िए तो अच्छा है। ठीक है, अनावश्यक कंफ्यूजन होगा और कुछ। क्या ठीक है, क्योंकि कभी भी इंग्विनल कैनाल के अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, तो और हर चीज़ का ट्रांसलेशन करना बेकार है। अगर आप अपने नाम का ट्रांसलेशन करने लगे उर्दू में तो क्या लिखेंगे? ना पता नहीं क्या, नाउन तो नाउन होता है ना, वो तो हर लैंग्वेज में सेम होगा। तो ये लैटिन भाषा की जो टर्म है ये जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के तहत तय कर दिया गया है कि लैटिन में ही रहेंगे, ये नाउन है, इसको अनावश्यक किसी भाषा में न बताइए। ठीक, ना देशद्रोह के बराबर है। देशद्रोह क्या कहें, आपके लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, जी जी सर। क्योंकि आपके लिए वर्कलोड बढ़ेगा, अनावश्यक याद करेंगे और क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। कंफ्यूज हो जाएंगे सर। ठीक है, कंफ्यूजन होगा। तो इंग्विनल कैनाल के माध्यम से ये टेस्टिस नीचे आ जाते हैं 7वें महीने के आसपास, और बाई चांस कभी नहीं आ पाते तो ऐसे एनिमल्स स्टेराइल हो जाते हैं। क्यों स्टेराइल हो जाएंगे? क्योंकि जब टेस्टिस ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे तो एब्डोमिनल कैविटी में आपको मालूम है कि टेम्परेचर कितना है, 37.5 डिग्री, ज़्यादा है। स्पर्म का विकास नहीं होगा तो स्टेराइल होंगे। स्पर्म अगर विकसित नहीं हो पाएंगे तो उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। ठीक है, ऐसी स्थितियां भी आती हैं कभी कभी। और आपने देखा होगा सर कुछ लोग के टेस्टिस तो बाहर होते हैं तब भी वो स्टेराइल होते हैं। वो दूसरे फैक्टर हैं, हम एक नॉर्मल फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो स्टेरिलिटी के पीछे कई कारण हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहला कारण आपको समझ में आ गया, टेम्परेचर। बाकी और कारण हैं, बहुत सारे हैं। अब देखिए नीचे की ओर ये होता है गुबर्निकुलम। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक गुच्छा है जो टेस्टिस को अपनी जगह पर जोड़ करके रखता है। स्क्रोटम की मेम्ब्रेन से अपनी जगह पर जोड़ करके रखने का काम कौन करता है? गुबर्निकुलम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ मसल्स पाई जाती हैं। ये मसल्स टेम्परेचर को कम करने में सहायता करती हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है बाहर का तो ये मसल्स टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, सिकोड़ देती हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मसल्स टेस्टिस को बॉडी से दूर करती हैं। जैसे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मसल्स लूज हो जाएंगी, टेस्टिस बॉडी कैविटी से यानी एब्डोमिनल कैविटी से दूर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। और जैसे ही मौसम ठंडा होगा, बॉडी टेम्परेचर बॉडी का कम होगा तो ये मसल्स इसको ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मसल्स टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायता करेंगे। कौन सी सर मसल्स? 2 मसल्स है, ये आ रहे हैं उसमें, है ना। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये टेस्टिस में स्क्रोटम के बाद मेन हमें टेस्टिस पढ़ना है। ठीक है,
और टेस्टिस के बाद दो तरह के ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए जो जिम्मेदार हैं। एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। तो आप देखेंगे स्पर्म जो बना रहे हैं, जहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो रहा है और हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, उनको बोलेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज़ें पढ़ना है। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या है? टेस्टिस है। और टेस्टिस के बाद ये जो कितनी डक्ट हैं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, ये क्या है आपके? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जो स्पर्म के निर्माण और विकास में कोई योगदान नहीं करते, स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और जो स्पर्म के निर्माण में और हार्मोन्स के सिक्रीशन में सहायता करते हैं वो कहलाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। बात जब फीमेल्स की होगी तो वहां पर भी ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे, बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मालूम है टेस्टिस क्या करता है। टेस्टिस का अगर सेक्शन का आगे देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे लोब्स होते हैं, ठीक है। और लोब्स में बीच बीच में जो सेल्स होती हैं वो है नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स। और नर्व सेल या सर्टोली सेल्स के बीच में ये जर्नल एपिथेलियम है जो टूट करके स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म में परिवर्तित है। ये जर्म सेल्स ही है। इन लोब्स के बीच बीच में लीडिंग सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, ठीक है ना। लीडिंग सेल्स ये क्या स्रावित करती हैं? हार्मोन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये टेस्टिस वाले पार्ट में ही स्पर्म का निर्माण हो रहा है और स्पर्म के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन भी स्रावित किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन स्रावित होगा तो स्पर्म विकसित होंगे, और स्पर्म विकसित होंगे तो मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे भारी आवाज का होना, ये भी एक उम्र के साथ शुरू होता है, ठीक है। तो एक निश्चित उम्र पे जैसे ही आपके शरीर में स्पर्म का विकास शुरू होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी विकसित होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी विकसित होते हैं। दाढ़ी मूंछों का उगना, आवाज़ का भारी होना, एग्रेसिव नेचर यानी लड़ाकू प्रवृत्ति का विकास होना, ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है। तो ऐसे में बैल जो हम पालते थे तो सांड लड़ाकू होते हैं, तो उनमें एक प्रोसेस यूज करते थे कैस्ट्रेशन। टेस्टिस को निष्क्रिय कर देते थे। कैस्ट्रेशन के कारण जब टेस्टिस निष्क्रिय हो जाते थे तो वो सांड जिनमें स्पर्म नहीं बनते थे उनमें हार्मोन्स जो एग्रेसिवनेस गुस्सा आता है वो नहीं होगा, इसलिए बैल को हम पालतू बना सकते थे, ठीक है। सांड को पालतू नहीं बना पाए ना आज तक हम लोग, क्योंकि वो गुस्सैल होता है बाई नेचर और वो गुस्सा के कारण हार्मोन्स है, ठीक है। और हार्मोन्स मेल हार्मोन्स है उसका टेस्टोस्टेरोन, और साथ में जब स्पर्म का विकास नहीं होगा, निर्माण नहीं होगा, तो वो जो एनर्जी है वो शारीरिक क्षमता में कन्वर्ट होगी और इसीलिए बैल को हम खेत की जुताई में यूज कर पाते हैं, क्योंकि मेहनत वाला काम है, ठीक है। और वो चूंकि जो सेल्स हैं लगातार सेल्स बन रही हैं, सेल्स रिलीज हो रही हैं, तो कोशिका जैसे आपका ब्लड बन रहा है, ब्लड सेल्स रिलीज हो रही हैं, वैसे ये भी सेल्स हैं। जितनी ये सेल्स आपकी बॉडी से रिलीज होंगी उतनी ज़्यादा जो है आपका एनर्जी लेवल कम होगा, और जितना आप इनको स्टोर करेंगे उतना एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। इसीलिए उन्होंने टेस्टिस ही खत्म करके बैल बनाया को कैस्ट्रेशन द्वारा बैल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसको हम पालतू पशु के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह से क्राई बॉयज होते थे जो चर्चों में गाना गाते थे पहले, यूरोप के चर्चों में गाना गाने वाले क्राई बॉयज को, उनको भी जो है कुछ दवाइयाँ देकर के कैस्ट्रेशन कर देते थे ताकि टेस्टिस का विकास ना हो, ताकि उनकी आवाज़ हमेशा सुरीली बनी रहे,
क्योंकि जैसे ही आपकी उम्र बदलेगी आवाज़ बदल जाएगी, भारी हो जाएगी। भारी हो जाएगी। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास होगा टेस्टिस के डैमेज होने से। ठीक, तो ये सेक्शन अभी हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, ये डिटेल पढ़ेंगे। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम देखेंगे ह्यूमन में कि टेस्टिस कहाँ पर है, स्क्रोटम में। जी। ठीक है, और ये स्क्रोटम में जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ऐसी संरचना है। यहाँ पर 3 लेयर पाई जाती है जो टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। पहली लेयर क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी क्या है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तीसरी है वैस्कुलोसा। ठीक, अब पहली जो लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, वो इस तरह से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण करती है, ऐसे फंस जाती है। इससे क्या बनते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या 200 से 250 तक होती है। ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 200 से 250 है। एक लोब्यूल में, प्रत्येक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनकी संख्या लगभग 2 से 3 होती है। ठीक है, 2 से 3 इस तरह की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन लोब्यूल्स के अंदर होती है। हमने एक बनाई है। ठीक है, और ये भी क्वाइल होती है। ठीक है, ऐसे 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 है, ये खोखली ऐसे। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसी क्वाइट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन लोब्यूल्स के अंदर होती हैं। लोब्यूल्स की संख्या 200 से 250 तक होती है, और अगर 3 होंगी तो लगभग 600 से 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाई जाएंगी। क्लियर हो गया? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये है सेप्टा। और जहाँ जिस भाग में सेप्टा है, ये पूरा भाग कहलाता है सेप्टुला टेस्टिस। ठीक है, सेप्टा जिसमें है वो भाग सेप्टुला टेस्टिस कहलाता है। और इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्वाइल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इनका सेक्शन जब हम काटते हैं तो इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। इस संरचना में हमने बताया इस तरह के बहुत सारे, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ऐसी, ठीक है, एक दूसरी है ऐसी, ठीक है, एक तीसरी है। सेक्शन काट देंगे तो ऐसे गोल गोल दिखाई देंगे ना अंदर इलाज करने के बाद। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। बात समझ आ गई? एक लोब्यूल के अंदर औसत 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और हमने देखा उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो भाग है वहाँ पर कौन सी लिडिक सेल्स हैं। बीच, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में क्या है, लिडिक सेल्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं। ठीक है,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, ठीक है। फिर इन सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स को आप ऐसे समझ लीजिए, ये खोखली नलिकाएं हैं जो ऐसी जर्नल एपिथेलियम से मिलकर के बनी हुई। इन जर्नल एपिथेलियम के बीच बीच में सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स हैं, सर्टोली सेल और जर्म सेल। ये जो सेल्स हैं बड़े आकार की फिंगर लाइक सेल, ये हैं सर्टोली सेल्स। कौन सेल? सर्टोली सेल। और बाकी जो सेल है ये जर्म सेल, 2 नंबर पर है, ठीक है। और जैसे ये सर्टोली सेल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ऐसे सेल है, ठीक है। और ये जर्नल एपिथेलियम है। ये जब डिवाइड होगी, आपको मालूम है जर्नल एपिथेलियम में क्या होता है, मियोसिस की माइटोसिस? मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो 1 से 4 सेल बनेगी, और जो 4 सेल बनेगी वो विभाजित होकर के स्पर्म का विकास करेंगी, ऊपर की ओर विभाजित होंगे अंदर की तरफ। तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ, ये स्ट्रक्चर अभी हम समझाते हैं आपको। तो इनका निर्माण सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। तो ये सेल्स, सर्टोली सेल्स में ऐसे माइक्रो फिलामेंट्स या माइक्रोविलाई विकसित होते हैं, बने होते हैं। ये माइक्रोविलाई की सहायता से इन सर्टोली सेल्स में धंस जाते हैं और इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये पोषक पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं? सर्टोली सेल्स से। इसलिए इन सर्टोली सेल्स को बोलते हैं नर्स सेल्स। नर्स न्यूट्रिशन, नर्स मतलब जो न्यूट्रिशन दे सके, ऐसी कोशिकाएं नर्स सेल्स कहलाती हैं। और इन्हीं से धीरे धीरे स्पर्म का विकास होता है, ठीक है। कहीं जैसे क्वेश्चन बनेगा तो सर्टोली सेल से कौन पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं? तो अभी कर दिया बताइए। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कौन प्राप्त करते हैं। ये सर क्या जर्म सेल्स? जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स में विभाजन हुआ तो स्पर्मेटोगोनिया, अभी उनकी लेबलिंग कर दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जर्म सेल से स्पर्म के बनने की जो अवस्थाएं हैं वो सभी हैं, लेकिन जर्म सेल्स को पोषण मिलता है, आप जान लीजिए। ये सब जर्म सेल्स ही है ना जो विभाजित हो रहे हैं। तो ये लेबलिंग कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगी? जर्नल एपिथेलियम, ठीक है। अब जर्नल एपिथेलियम में विभाजन जब होगा, इसको मिटाएं, इसको हम ऐसे बना दें, चल जाएगा। ये क्या है? जर्नल एपिथेलियम, ठीक है। ये हो गया एक। जर्नल एपिथेलियम में डिवीजन हुआ, ठीक है। और डिवीजन होगा सभी को, बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे विभाजित होंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, बहुविभाजन अवस्था। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन की तरह बहुत सारी सेल बनेंगी। इनमें से कोई एक सेल हम दिखा देंगे बड़ी होगी। तो सेकेंड फेज कौन सी है? ग्रोथ फेज। ये सेल बड़ी हो गई। इस बड़ी हुई कोशिका को क्या बोलते हैं? ठीक है। तो
ये कोशिका कहलाएगी स्पर्मेटोगोनिया, 2 नंबर वाला। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में फिर विभाजन होगा तो बनेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और दोबारा विभाजन होगा तो बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया कैसे हो जाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 1 से 2 हो जाएंगी। ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे यहां पर भी होगा। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर विभाजित होंगी तो क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये होगा, ये है 2 है डिप्लॉयड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जाएंगी देखिए, पहला वाला विभाजन जो होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बनेगी वो हैप्लॉइड बनेगी। ठीक है, और ये आगे हैप्लॉइड ही रहेंगी। इससे पहले क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड। ठीक है, अब एक जैसे आपने पढ़ा होगा मियोसिस फर्स्ट होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन, तो क्या होगा स्पर्मेटोगोनिया में? मियोसिस फर्स्ट होगा जिसमें सेल्स हैप्लॉइड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा? मियोसिस सेकंड, जिसमें वही कोशिका हैप्लॉइड ही रही आएंगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बनी थी वो पहले 2 थी, उनसे फिर 2 कोशिका और विभाजित होकर बन जाएंगी, कहलाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये अवस्था कहलाती है मैच्योरेशन फेज। कौन सी अवस्था? पहली अवस्था क्या थी? मल्टीप्लिकेशन फेज ए। ठीक है, सेकेंड स्टेज थी बी, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या बन गई थी? स्पर्मेटोगोनिया। और अब स्पर्मेटोगोनिया से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के निर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी कौन सी फेज? मैच्योरेशन फेज। ठीक है, इसको इस तरह हम लिख दे रहे हैं सर चलेगी। स्टेज फर्स्ट हो गई ए, मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर बड़े हो गई सेल्स, ग्रोथ फेज, और ये पूरी की पूरी स्टेज क्या है? सी। मैच्योरेशन फेज। ठीक, अब ये स्टेज क्लियर हो गए आपको? ये कहलाता है आप स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें फर्स्ट स्टेप है ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, आपको जो एक समरी हम इसमें बना दे रहे हैं। Genesis is divided by 2 parts. पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है,
तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इस अपने शेप में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, वो कह रहा, और शेप में परिवर्तन करके आकार में लंबे हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से क्या बन जाता है, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, यानी इसको बोलते हैं स्पर्म। स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मियो, MEO। और यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटो, MATO। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंप्लीट प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पहला पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ और इस स्पर्मेटिड में फिर चेंज आया, और उस चेंज के बाद स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित हुआ। ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तित हुआ। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज कौन कौन से हैं आपको मालूम है। ये अभी तक सामान्य गोल कोशिका थी, है ना, और गोल कोशिका में जो भी संरचनाएं पाई जाती हैं वो संरचनाएं क्या क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब है ना। तो अब उनका अरेंजमेंट हो जाता है, पानी ज़्यादा होता है सेल में, तो सामान्य कोशिका से स्पर्म जब बना तो पहले तो इसके ऐसे एक निश्चित शेप में आ गई, पेलिकल एक निश्चित शेप में आ गई, और पीछे की ओर एक टेल का विकास हुआ ताकि मूवमेंट कर सके। पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म था वो श्रिंक कर गया, साइटोप्लाज्म का पानी खत्म हो गया, जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स थे वो एक पेलिकल के नीचे एक पतली परत के रूप में इकट्ठे हो गए। जब पानी सूख जाएगा तो जो बची हुई ड्राई पार्ट है वो क्या हो कहलाएगा, मैनकिटी। मैनकिटी इसके अंदर वाली लेयर है, अब बाहर की ओर क्या है, पेलिकल। ठीक है, ये जितने भी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ हैं पानी सूखने के बाद सूख करके एक परत के रूप में जम जाएंगे, वो मैनकिटी कहलाएंगे। न्यूक्लियस ऐसे कोनिकल हो गए ताकि ओवा के अंदर मूवमेंट में दिक्कत ना हो, शेप चेंज हो गया। आगे की ओर गोल्गी बॉडी से एक्रोसोम का निर्माण होगा। ये क्या है, एक्रोसोम किससे बना है, गोल्गी बॉडी से। मैनकिटी बना है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा हो गया, कोनिकल हो गया, ठीक है। और कोशिका में आपको मालूम है सेंट्रियोल होते हैं, एक इधर एक इधर, वो सेंट्रियोल से एक यहाँ पर आ गई और दूसरी ऐसे आ गई 90 डिग्री पर आ गई। दूसरा वाले सेंट्रियोल ने एक्सियल फिलामेंट बना दिया, इसका अक्ष बना दिया। इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो 2 सेंटर और 9 जोड़ी, मतलब कितने होंगे, 9 जोड़ी क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरीफेरल फाइबर। ये हाँ, ठीक है। इस फाइबर में सेंटर फाइबर और पेरीफेरल फाइबर, सेंटर फाइबर और क्या होंगे, पेरीफेरल फाइबर। बस समझा, ये सेक्शन काटने पर दिखाई देगा। लेकिन मिडिल पीस वाले भाग में एक और फाइबर होगा, थिक फाइबर। ऐसे थिक फाइबर होगा, तो थिक फाइबर कहाँ पर होगा, देखो इसके बाहर।
ये भाग है कौन सा भाग? ये है हेड। ऊपर वाला भाग क्या है? हेड। ये है नेक। ये बीच का जो भाग है ये मिडिल पीस। और नीचे जो रेड है, ठीक है। जब टेल वाले भाग का सेक्शन काटेंगे तो हमें दो पेरिफेरल, दो सेंट्रल फाइबर देखेंगे और 9 जोड़ी पेरिफेरल फाइबर देखेंगे। थिक फाइबर नहीं दिखाएंगे। समझा रही? थिक फाइबर कहाँ पर है? सिर्फ मिडिल पीस वाले भाग, ठीक। और इसके बाहर की ओर देखिए ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के कॉइल बन जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे तो होती नहीं है, लेकिन इस पर में माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कॉइल हो जाएंगी, पट्टी के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल कॉइल को आप ऐसे दिखा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इसके बाहर की ओर है ना, हाँ, वो कॉइल आप दिखा सकते हैं। वैसे इसमें लोकेशन दिखा पा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म खत्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कॉइल्ड हो गई, न्यूक्लियस कोनिकल हो गया, गोल्गी बॉडी एक्रोसोम में परिवर्तित हो गई, और जो सेंट्रियोल थे उसने स्पिंडल फाइबर बना दिया, ठीक है। राइबोसोम का काम खत्म हो गया, लाइसोसोम खत्म हो गए, ठीक है। लाइसोसोम्स वाला काम एक्रोसोम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे सेल ऑर्गन्स लुप्त हो गए और एक शेप चेंज हो गया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक सामान्य गोल कोशिका से, सामान्य जो कोशिका है वो कोशिका कैसी है? गोल है, ठीक है। उस गोल कोशिका जिसको बोल रहे थे स्पर्मेटिड, उस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना। स्पर्मेटिड में न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडी है, ठीक है। ये सब पाया है, राइबोसोम है। ये चेंज होकर के स्पर्म में बदल गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो समझा गया? तो ये पूरी प्रोसेस लिडिक सेल द्वारा स्रावित होने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नियंत्रण में चलती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द्वारा जब स्पर्म बना दिए जाएंगे तो स्पर्म ऐसे मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़ करके कहाँ जाएंगे? यहाँ पर ऐसे जाल सा बन जाता है नलिकाओं का, ठीक है। उस जालिकावत संरचना को बोलते हैं रेटी टेस्टिस। बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल करके यहाँ पर एक जाल सा बना देती है, क्या कहलाती हैं? रेटी टेस्टिस, ठीक है। जिसमें वासा इफ्रेंसिया होती है बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं, ये सब सॉरी रेटी टेस्टिस बहुत सारा जाल है। उस जाल से क्या बन जाती है? आगे छोटी छोटी वासा डिफरेंसिया है। ये वासा डिफरेंसिया का निर्माण करती है। तो ये बन जाता है क्वाइल ट्यूब्यूल बनती है। वासा डिफरेंसिया मिलकर के शुरू में बहुत ज़्यादा क्वाइल, फिर बीच में कम क्वाइल और बाद में सीधी नलिका बन जाती है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को जो टेस्टिस के बाहर है, ये विभिन्न नलिकाओं के मिलने से बनता है। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस का ऊपरी भाग कहलाता है केपर्ड एपिडिडाइमिस, बीच वाला भाग कार्पस एपिडिडाइमिस, निचला भाग क्यूडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, समझा गया? वास
सेमाइनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर हैं, इनकी संख्या एक लोब में 1 से 3 तक होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म को लेकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे एक जाल जैसा रेटिकुलम बनाती हैं, उससे वासा इफ्रेंसिया होती है। ये वास छोटी छोटी पत्ती नलिकाएं, उनके मिलने से इपिडिडाइमिस का निर्माण होता है। इपिडिडाइमिस का ऊपरी भाग केपर्ड इपिडिडाइमिस जो ज़्यादा क्वाइल है, बीच वाला भाग थोड़ा कम क्वाइल है तुलनात्मक रूप से ऊपर वाले भाग की तुलना में। कॉर्पस इपिडिडाइमिस और सबसे निचला भाग और कम फोल्डेड है, उसको फ्लूइड इपिडिडाइमिस कहते हैं। और ये बाद में आगे की ओर ये नलिका कहलाती है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस इंग्विनल कैनाल के बीच से होकर के गुजरती है और ऊपर चली जाती है कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी में, और स्पर्म को लेकर के आगे पहुंचाती है। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। इस इंग्विनल कैनाल में मसल्स जुड़ी होती हैं। ये मसल्स जो है टेस्टिस को भी आगे जोड़ करके रखने में सहायता करती हैं। ये मसल्स ऊपर की ओर जैसे इंटेस्टाइन है ना, ये इंटेस्टाइन है, ऊपर इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। मसल्स जुड़ी होती है, ऊपर इंटेस्टाइन है, नीचे स्कॉटम है। तो कभी कभी क्या था, आप लगातार जब खड़े होकर के पानी पीते हैं, ठीक है, तो पानी का लोड जब यहाँ पड़ेगा तो ये जो नलिका है उसको क्या बोल रहे थे हम, हैं? कौन सी? इसको सर बता इसको बोल रहे थे इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल जिस रास्ते से नीचे टेस्टिस नीचे आते हैं, वो रास्ता खुला रहता है लेकिन सकरा हो जाता है, मसल्स सिकुड़ जाते हैं। लेकिन वो उस रास्ते पर जब आप लगातार पानी खड़े होकर के पीते हैं, खड़े होकर यूरिनेशन करते हैं, तो इन मसल्स पर लोड पड़ता है, थोड़ा सा फैल जाती है, रिलैक्स हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ शिकायत बढ़ती रहती है। और कभी कभी क्या होता है, जब ये कैनाल ज़्यादा बड़ी हो जाती, खुल जाती है इंग्विनल कैनाल, तो इंटेस्टाइन जाकर के इंग्विनल कैनाल में फंस जाती है। उसको बोलते हैं हॉर्निया, इंग्विनल हॉर्निया। इंटेस्टाइन की मसल्स नीचे जाकर के फंस जाती हैं और उस कारण से वो जब इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी तो एकदम से फिर वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत हो गई तो डेथ भी हो सकती है। इंग्विनल हॉर्निया, समझ में आ गया? और इसके लिए क्या करते हैं, एक ऑपरेशन होता है हॉर्निया का, छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें कट करके इस इंग्विनल कैनाल में को एक तरीके से धागा डाल के कस देते हैं, बंद कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि मसल्स इसमें ना जा पाए। डक्ट बस वही है, ठीक है, समझ आ रही? ये एक आम समस्या है लोगों में, ये हार्निया की शिकायत लगभग 40 साल के आसपास लोगों को, 50 साल के आसपास, किसी को 70 साल में, 60 साल में, ये मेल्स में होने वाली एक शिकायत है। खड़े खड़े पानी पीने से होती है। हाँ, ज़्यादातर शिकायत है, कारण यूरिनेशन और पानी दोनों खड़े खड़े अगर हो रहा है तो ये शिकायतें बढ़ती हैं। इसलिए मना किया जाता है, बड़े लोग पहले मना करते थे कि बैठ के पानी पीजिए, पेशाब बैठ कर करिए, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, ये मसल्स रिलैक्स जब हो जाएंगे तो ये ऊपर जो इंटेस्टाइन से जुड़ने वाली मसल्स हैं वो यहाँ खींच के नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो इंग्विनल हॉर्निया समझ में आ गया आपको? और ये फ्लो चार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से स्पर्म बंद करके आप आगे बढ़ रहे हैं। वास डिफरेंस कहाँ जाएगी आगे, सेमाइनल वेसिकल में, और सेमाइनल वेसिकल यूरेथ्रा में, ठीक है। और यूरेथ्रा आगे जो है पेनिस के माध्यम से स्पर्म को बाहर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना हो स्पर्म का फ्लो चार्ट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेप्टुला टेस्टिस, सेप्टुला टेस्टिस है ना, ये सेप्टुला टेस्टिस यानी सेप्टा है ये, सेप्टुला टेस्टिस के अंदर फिर क्या आप नंबर 2 डालेंगे, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल आगे क्या बना रहे हैं, रेटी टेस्टिस, है ना। रेटी टेस्टिस बनाएंगे वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के मिलने से बनेगा इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस का पहला भाग केपर्ड इपिडिडाइमिस, फिर कार्पस इपिडिडाइमिस, फिर क्यूडा इपिडिडाइमिस, और वो आगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जाएंगे कहाँ पर, कहाँ पर,
सेमाइनल वेसिक्यूल, आगे डायग्राम नहीं बना है ना, बनाते हैं और उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से उनको रिलीज कर दिया जाएगा। अब वहाँ पर अभी पूरा सिस्टम हम का एक डायग्राम में सर कंफ्यूज हो गए। यहाँ तक क्लियर है, वास्ट डिफरेंस तक क्लियर है। सर वो यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए ना, सेप्टा से, सेप्टा पहला सेमिफेरस टिब्यूल्स, ये कहाँ पर है? सेप्टा टेस्टिस वाले भाग में। चलो ये नंबर दो, क्लियर हो गई सर। सेमिफेरस टिब्यूल्स किसके अंदर है? सेप्टा टेस्टिस के अंदर। इससे दूसरा रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद है वास डिफरेंस, 3 नंबर। वास डिफरेंस से के बाद केपिटल 4 नंबर, कार्पस पूरा और 6 के बाद 7 वास डिफरेंस। ये संरचना हम बता रहे हैं सिर्फ इस टोटम के अंदर की, आगे का स्ट्रक्चर भी हम बाद में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है ना? और ये सब संरचनाएं कहाँ होती हैं? स्क्रॉटम के, मिटा देना कोई जरूरत है। अब देखिए ये सब संरचनाएं ये है स्क्रॉटम के अंदर, और ये है इंटीरियर कैनाल जो ऊपर की ओर बाहर एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ती है, ठीक। यहाँ के स्ट्रक्चर में कोई डाउट तो है नहीं आपको? क्लियर हो गया है? सेम ऐसी टेस्टिस राइट साइड पर होगा, एक लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ मसल्स बची हैं और डिटेल स्ट्रक्चर बचा हुआ है। टाइम की स्थिति क्या है देख लो, हिसाब से बढ़ा टाइम है 15 मिनट। अब इसके बाद 8 मिनट ये रहेगा, 8 5 11 मिनट अब स्ट्रक्चर इसका देखा है आपने आगे। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिसे आप कह रहे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं सुन लीजिए। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं डिप्लॉयड सेल हैं, ठीक है। कौन कौन सेल डिप्लॉयड, ठीक है। कौन सी सेल्स डिप्लॉयड हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्रम है, ठीक है। वो कह देगा क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये A B C D E, पहला वाला है A and B, दूसरा वाला है B and C, तीसरा वाला है C B and E, चौथा है all of these, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश की जाती है। अगर एक्यूरेट है, आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि काउपस ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, अभी पढ़ाई नहीं है। थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ये ना चलिए तो दे दो, कितने का होगा लगता है 980 या 970। अच्छा छोटा सा। तो अब देखिए
आपसे पूछा जाएगा मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, ठीक है। तो उसमें लिडिक सेल्स एक ऑप्शन होगा और सर्टोली सेल्स दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, जेम सेल्स तीसरा ऑप्शन होगा, चौथा कोई और सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह क्वेश्चन जहाँ पर दिखते हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, बार बार वो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन नहीं डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्रिप्टोक्रायोनिक और क्रिप्टोरेकेडिक इन पर टर्म पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोक्रायोनिक जिनमें एब्डोमिनल टेस्टिस पाए जाते हैं, क्रिप्टोरेकेडिक जिनमें टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं, ठीक है। अब इन टर्म में उसके एग्जाम्पल्स पे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन से एनिमल क्रिप्टोक्रायोनिक है, तो उसमें पता चला एलिफेंट होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं होंगे, या व्हेल है क्रिप्टोक्रायोनिक, बाकी क्रिप्टोरेकेडिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन उनमें आ जाएंगे, कुछ टर्म पे आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बॉडी से कितने डिग्री टेम्परेचर कम होने पर स्पर्म का विकास होता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि फ्लो इनका क्रम बताइए, किस क्रम में स्पर्म आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्रम आपने पढ़ा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से लेकर के आगे की ओर एक क्रम हमने नंबरिंग करके बता दिया, इसी क्रम को उल्टा कर दिया, आगे पीछे कर दिया, बीच का एक चेन ब्रेक कर दी, उतने में 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो ऑप्शन बनाने वाला जो काम है वो एक अलग काम है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो फिर आप आगे की सोचिए, ठीक है। पहले आप पूरा पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन पे आ जाइए। तो और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितना टॉपिक पढ़ते जाए उसके क्वेश्चन तत्काल सॉल्व कर लें। जैसे अभी लेक्चर आपका हमारा जो है वीडियो अपलोड होगा 1 हफ्ते बाद, लेकिन आपको पढ़ के कंप्लीट करना चाहिए अभी तत्काल, तो आज जाके उसको कंप्लीट करिए। और अब 1 हफ्ते बाद आगे की यूनिट शुरू होगी, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बचा हुआ पार्ट है वो आगे शुरू होगा, तो उसको कराएंगे नेक्स्ट टर्म में। लेकिन क्वेश्चन आप अभी से सॉल्व कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ते का इंतजार करेंगे तो फिर वो छूट जाएंगे, ठीक है। फिर आपसे जैसे स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या अंतर है ये हमने बताया था। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के परिपक्व होने की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है ना। फिर स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वो सब चेंजेस आपको बताया है, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। अब वो डाल देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चेंजेस नहीं होता, तो 3 में से चौथा वाला जो नहीं हो रहा वो आपको अगर पता होगा तो ऑप्शन में आप जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक को एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, आगे हम नेक्स्ट टर्म में ही करते हैं, ठीक है ना। सर एक बार ये बता दीजिए कि कैसे कैसे वो